नमस्कार, मैं जनता गौतम। जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अमरुद्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की राजनीति को चूना लगाने का काम किया, जम्मू कश्मीर के खजाने को करोड़ों अरबों रुपए का चूना लगाया, उसी कड़ी में फारूक अब्दुल्ला द्वारा बीसीसीआई द्वारा भेजे गए 93 करोड़ में से 43 करोड़ का जो गबन किया गया, अब उस गबन के तहत फारूक अब्दुल्ला की 12 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया है। जी हाँ, ये जो मामला है, फारूक अब्दुल्ला जब 2005-06 से लेकर 2011-12 तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, उस दौरान ये पूरा घोटाला किया गया था। और इस घोटाले में फारूक अब्दुल्ला के साथ में शामिल थे एहसान अहमद मिर्जा और मीर मंजूर गजनफर। ये दोनों वो व्यक्ति हैं जो इस दौरान कोषाध्यक्ष रहे थे। एहसान अहमद मिर्जा पहले कोषाध्यक्ष था, उसके बाद में मीर मंजूर जो गजनफर है उसको बगैर किसी जो चुनाव थे उसके अलावा इन्होंने एक कमेटी बना दी और इस कमेटी में एहसान अहमद मिर्जा और मीर मंजूर गजनफर को उसमें मेंबर बना दिया। इन दोनों के सिग्नेचर से खाते चलते थे और बाद में इन दोनों ने 43 करोड़ रुपए की जो रकम थी वो अपने खातों में इधर उधर कर दी, जिसकी जांच सीबीआई ने की थी। और सीबीआई को ये मामला हाई कोर्ट ने दिया था क्योंकि ये मामला बहुत उछला था और इसकी वजह से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। दरअसल बीसीसीआई ने ये पैसा, एक तो स्टेडियम बनाने की बात थी और दूसरे जम्मू कश्मीर में क्रिकेट सुविधाओं को, क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए भेजा गया था। ये 112 करोड़ और करीब 45 करोड़ रुपए की रकम थी, जिसमें से ये सारा का सारा खेल किया गया। 43 करोड़ का घोटाला पकड़ में आया था सीबीआई के जांच में और इसीलिए अब फारूक अब्दुल्ला को जेल जाने की नौबत आती हुई स्पष्ट तौर पर दिख रही है। ईडी जब इसको लेकर जांच कर रही थी और इस जांच को शुरू किया गया था, तब महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और अमरुद्दुल्ला ने यह आरोप लगाया था कि चूंकि इन लोगों ने गुपकार कमेटी बनाई है और ये लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करते हैं, इसलिए इनके खिलाफ बदले की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये जो बाप बेटे हैं या महबूबा मुफ्ती है, इनको यहीं राहत मिलने वाली नहीं है। जिस तरीके से रोशनी एक्ट के तहत इन लोगों ने अपने बंगले बनाए, बंगलों के अलावा अपनी पार्टी के ऑफिसेज बनाए, उसको भी हाई कोर्ट ने अवैध करार दिया था रोशनी एक्ट को। और उसके तहत जिन लोगों की लिस्ट जारी की गई थी, 36 लोगों में से इनके नाम भी थे, तो वो संपत्तियां भी अब इनसे छिनने वाली हैं या छिनने की कगार पर है। यानी कि महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला ने जो कुछ लूटा है जम्मू कश्मीर से, अब उन्हें सूद समेत वापस देना पड़ रहा है। जिस तरीके की कार्रवाई ईडी ने की है, 12 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की जा, फारूक अब्दुल्ला के नाम पर जो संपत्तियां हैं, एहसान अहमद मिर्जा के नाम पर जो संपत्तियां हैं या मीर मंजूर गजनफर के नाम पर जो कुछ है, उनको भी ईडी जब्त करने में लगी हुई है। इससे फारूक अब्दुल्ला का बेटा अब्दुल्ला तिलमिलाया हुआ है और वो ये कह रहा है कि अब केंद्र सरकार के पास कुछ नहीं बचा है, तो हमें झूठे आरोपों में फंसाकर परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ये फारूक अब्दुल्ला वही है जो ये कहा करता था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम चीन की सहायता से भी 370 और 35A को जम्मू कश्मीर में बहाल करने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से जैसे महबूबा मुफ्ती जब मुख्यमंत्री थी तब ये कहा करती थी कि अगर 370 और 35A को छेड़ने की कोशिश की गई तो जम्मू कश्मीर के इलाकों में तिरंगा उठाने वाले हाथ नहीं बचेंगे। अमरुद्दुल्ला भी इसी तरीके की बातें करता था, गुलाम नबी आज़ाद भी इस तरीके की बातें करता हुआ नजर आया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी 370 और 35 से हटाने के खिलाफ थी। लेकिन इन सब के न चाहने के बावजूद देश की जनता जो चाहती थी, देश की जनता ने जिसके लिए जनादेश दिया था, उस काम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और केंद्र सरकार ने पूरा किया। और उसके बाद ये तय हो गया कि अब 370-35 से जैसी जो धाराएं हैं संविधान में बीते दिनों की बात बनकर रह जाएंगी। उसी के बाद से यह निश्चित हो गया था कि जम्मू कश्मीर को जिन 3 परिवारों ने चूना लगाने का काम किया है, लूटने का काम किया है, उनसे वो संपत्तियां भी वसूली जाएंगी जो उन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से कमाई है। इस कड़ी में सबसे ज़्यादा जो बड़ा नाम था फारूक अब्दुल्ला का था, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला का पिता शेख अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री रह चुका है। ये पूरा परिवार और फारूक का बेटा भी मुख्यमंत्री रह चुका है, तो ये लंबे समय तक मुख्यमंत्री के तौर पर जम्मू कश्मीर की सत्ता में रहे हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा और सबसे मोटा माल इन्हीं लोगों ने कमाया है। उसी कड़ी में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जो 43 करोड़ रुपए की लूट हुई, जो हेराफेरी की गई, उसी के तहत हवाला का जो पैसा इधर उधर
किया गया उसको जब्त करने के लिए अभी और कार्रवाइयां फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ होनी है। 12 करोड़ पूरा नहीं बैठता है, 43 करोड़ की लूट हुई है। इसमें से 2.5 करोड़ रुपए तो अहमद एहसान मिर्जा के और मीर मंजूर गजनफर से वसूले जा चुके हैं, लेकिन बाकी की रकम फारूक अब्दुल्ला से वसूली जानी है। इस कड़ी में अब महबूबा मुफ्ती का भी बयान आएगा, वो भी तिलमिलाई हुई है। उसको भी डर लग रहा है कि अगर फारूक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो कार्रवाई उसके खिलाफ भी होगी। कांग्रेस इसके बचाव में उतरने वाली है, क्योंकि कांग्रेस को यह लगता है कि अगर वो फारूक और महबूबा के पक्ष में नहीं बोलेगी तो जम्मू कश्मीर में जो रही सही राजनीति उसकी बची है वो भी खत्म हो जाएगी। हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी गुपकार का जो गैंग बना था उसमें शामिल हुई थी और बाद में जब दबाव पड़ा तो गुपकार गैंग से कांग्रेस पार्टी बाहर आ गई थी। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला अब उलझता जा रहा है, उसके बाद में फारूक अब्दुल्ला का बचाव करना कांग्रेस को भारी पड़ने वाला है। कांग्रेस को यह डर सता रहा है कि अगर फारूक अब्दुल्ला के पक्ष में वो खड़ी होगी तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी सोनिया के खिलाफ तमाम जो घोटालों के मामले चल रहे हैं उनमें भी ईडी इसी तरीके की कार्रवाई कर सकती है और उस कार्रवाई में सोनिया राहुल की संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है और राहुल के किसान जीजा यानी रॉबर्ट वड्रा की संपत्तियों को भी जब्त किया जा सकता है। इसलिए कांग्रेस इस पूरे मामले में फूंक फूंक कर कदम उठा रही है और कांग्रेस को यह लगता है कि पहले अपनी गर्दन बचाओ, बाद में दूसरे की गर्दन के बारे में सोचेंगे। अब यहाँ एक और दूसरा सवाल है कि जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्या पूरे देश में उसी तरीके से घोटाला करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी? और अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर जनता को इससे बहुत ज़्यादा खुशी देखने को मिलेगी। और इस कार्रवाई में कौन कौन इसकी जद में आ सकता है वो भी अब जनता हिसाब लगाना शुरू कर दी है। मुलायम सिंह से लेकर मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश यादव तक, इनके ऊपर भी आय से अधिक संपत्ति के तमाम मामले हैं। उसी तरीके से मायावती के ऊपर भी तमाम इसी तरीके के मामले में, चिदम्बरम हो, चिदम्बरम का बेटा कार्ति चिदम्बरम हो, या फिर अशोक गहलोत और उसका भाई हो, या कमलनाथ और कमलनाथ का बेटा कमलनाथ का भांजा हो, या भूपेंद्र हुड्डा, और ये इस तरीके से जितने भी राजनीतिक कांग्रेसी परिवार हैं या परिवारवादी राजनीति करने वाले कांग्रेसी हैं, उन सभी के ऊपर इस तरीके की आंच आती हुई दिख रही है। उन सभी को ऐसा लगता है कि अगर फारूक अब्दुल्ला के पक्ष में उन्होंने बयान दिया तो निश्चित तौर पर ईडी की नज़र में वो भी आ जाएंगे और वो अपनी दाढ़ी में तिनका होते हुए भी उसे खुजाने की बजाय ये एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे कि उन्हें इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ तक फारूक अब्दुल्ला का सवाल है, उमर अब्दुल्ला का सवाल है या महबूबा मुफ्ती का सवाल है, उन्हें इस पूरे मामले में बोलना ही पड़ेगा, बयानबाजी करनी ही पड़ेगी। उन्हें ये बार बार कहना पड़ेगा कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो बदले की भावना से कर रही है। लेकिन वो लोग भूल रहे हैं कि जब ये मामला खुला था, जब ये मामला सीबीआई को दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी जब ये घोटाला हुआ था। निश्चित तौर पर इस सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ फारूक अब्दुल्ला और उसका बेटा है, या बीसीसीआई ने जो पैसा भेजा था उसको गबन करने वाले इनके जो दो खजांची थे, एहसान अहमद मिर्जा और मीर मंजूर गजनफर, जिनकी मदद से, जिनके साथ मिलकर फारूक अब्दुल्ला ने इतनी बड़ी रकम को चौपट किया। और आज की डेट में अगर देखी जाए तो ये जो रकम है कई सौ करोड़ बैठती है, क्योंकि उस समय के रेट में और आज के रेट में काफ़ी अंतर है। और दूसरी तरफ रोशनी एक्ट के तहत इन लोगों ने जो ज़मीनों के घोटाले किए, अपने बंगले बनाए, पार्टियों के दफ्तर बनाए और अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनको भी इसी तरीके से अवैध ज़मीनों पर कब्जा करने की छूट दी और बाद में रोशनी एक्ट बनाकर उस एक्ट के मार्फत उन जमीनों को थोड़े बहुत पैसे लेकर रेगुलराइज कर दिया गया। ये सारे जो मामले हैं अब इनके गले की है फांस, और उसमें सीधे तौर पर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला तो फंस ही रहे। अब नंबर महबूबा मुफ्ती का भी आने वाला है, जिससे जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट आने की उम्मीद है। वैसे तो जम्मू कश्मीर का तापमान इस समय बहुत कम चल रहा है, लेकिन ये जो नया मामला सामने आया है, जो बड़ी कार्रवाई ईडी ने की है, 12 करोड़ की संपत्तियां जो जब्त की हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर से गर्मी देखने को मिलेगी और फिर से ये बिलबिलाए हुए नेता फिर से अपनी गर्दन फंसते हुए जेल जाने के डर से ये नेता इकट्ठे होकर के सरकार के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू करेंगे। लेकिन पूरे देश के लोग जान चुके हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जान चुके हैं कि महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला हो, ये अलगाववाद की राजनीति करते हैं और पाकिस्तान चीन की मदद से देश के अंदर लोगों के खिलाफ एक संघर्ष का जिस तरीके का यह
धमकी देते हैं, उसके बाद अब लोगों की हमदर्दियां भी इन लोगों के साथ नहीं है। जब से फारूक अब्दुल्ला ने चीन के पक्ष में बयान दिया, या उससे पहले पाकिस्तान के पक्ष में ये कहा था कि पीओके भारत नहीं ले सकता है क्योंकि पाकिस्तान उसको ऐसा नहीं करने देगा, पीओके भारत का नहीं है, इस तरीके की बातें फारूक अब्दुल्ला ने की थी। उसकी वजह से अब इसकी उम्र का तकाजा भी लोगों को इसके प्रति हमदर्दी नहीं जगा सकता। निश्चित तौर पर इन बाप बेटों को तो जेल जाना ही पड़ेगा। जेल की तैयारी अब महबूबा मुफ्ती को भी करनी पड़ेगी क्योंकि उसके ज़माने में भी कई सारे घोटाले हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।